हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्ड रूबियंस। आज हम लोग जानेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिक्रूटमेंट की मीनिंग के बारे में। रिक्रूटमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है। जैसे आपने हमने हमने इससे पहले जॉब एनालिसिस पढ़ा था। तो जब हमने जॉब एनालिसिस कर ली है, उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि वहां पर हमने डिसाइड किया कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और उन जॉब्स के लिए हमें कैसे, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि अब उसके बाद हम लोग ये तय करते हैं कि हमें उसके लिए जो भी जॉब्स हैं उसके लिए कौन कौन सी वेकेंट पोजीशंस हैं, और उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि कितने लोगों को हमें रिक्रूट करना है। जहां पर व्हेनेवर अ जॉब इज पोस्टेड, तो वहां पर अगर लिखा होता है लाइक फ्रेशर्स में अप्लाई, तो मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि जो हैं फ्रेशर्स दैट कैन आल्सो कम एंड अप्लाई। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, स्क्रीनिंग, हायरिंग एंड इवेंचुअली ऑनबोर्डिंग क्वालिफाइड जॉब कैंडिडेट्स। वो जॉब कैंडिडेट्स दैट आर क्वालिफाइड, हम उनको फाइनली राइट फ्रॉम द प्रोसेस बिगनिंग ऑफ फाइंडिंग द पर्सन टिल द टाइम हम किसी को एम्प्लॉय करते हैं, वहां तक जो है वो रिक्रूटमेंट आता है। ये एक प्रोसेस है ऑफ एक्टिवली सीकिंग आउट कैंडिडेट्स। पहले हम कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि आकर के अप्लाई करो, उनको मोटिवेट करते हैं, देन फाइंडिंग, हायरिंग कैंडिडेट्स की हम लोग स्पेसिफिक जॉब पे उनको रख सकें। उसके बाद आता है एंड इट इंक्लूड्स द प्रोसेस, द एंटायर हायरिंग प्रोसेस राइट फ्रॉम इंसेप्शन। जहां से ये शुरू होता है प्रोसेस, वहां से लेकर के रिक्रूट को कंपनी से जोड़ करके रखने तक हम लोग इसको करते हैं, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। रिक्रूटमेंट का ही ये सब हिस्सा होते हैं, चाहे वो सीवी हो, एम्प्लॉय हो, एप्लीकेशन हो, इंटरव्यू हो, उनको सर्च करना हो, देयर स्किल्स जज करना हो, इवेल्युएट करना हो, द पर्सन, द कैंडिडेट इटसेल्फ एंड हिज करियर। फिर हम लोग जानते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप करते हैं रिक्रूटमेंट की प्लानिंग, उसके बाद यू डेवलप अ स्ट्रैटेजी, फिर आप सर्च करते हो, सर्च करने के बाद यू स्क्रीन, एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के जैसे समझ लो। उसके बाद यू इवेल्युएट एंड कंट्रोल योर ओन रिक्रूटमेंट मेथड्स, की जो भी आपने रिक्रूटमेंट की पॉलिसी को अपनाया है क्या वो इफेक्टिव है भी या नहीं है। फिर हम लोग सबसे पहले इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस का पार्ट 1 दैट इज रिक्रूटमेंट प्लानिंग, जिसमें दिया हुआ है कि रिक्रूटमेंट कमिटी बिठाई जाती है और वो कमिटी ये डिसाइड करती है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं जिनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। द एम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू अट्रैक्ट मोर कैंडिडेट्स एज सम ऑफ देम माइट नॉट बी विलिंग टू ज्वाइन। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे वो आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन, और इसी के लिए ही हम लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को कांटेक्ट करते हैं। जितनी, मान लो अगर 1/3 पोजीशन है तो हम उसका 3 गुना बुलाएंगे एम्प्लॉयज को, कैंडिडेट्स को। फिर सो द कंपनी हैज, सो दैट द कंपनी के पास बहुत सारे सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो उस जॉब को फिल करने के लिए, और उन्हीं में से ही वो सर्च करके अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस उसमें से जो बेस्ट फिट होता है उनको हम चूज करते हैं। द सेकेंड वन इज स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में एक कॉम्प्रिहेंसिव जॉब ड्राफ्ट बनाया जाता है और ये तय किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ रिक्रूट्स को आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए रखना है। नाउ वी विल डिसाइड द स्ट्रैटेजी कि हमको उनको कैसे रिक्रूट करना है। भाई आएंगे तो हमारे पास भी कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, कुछ एक प्रोसेस होना चाहिए इंटरव्यू का, जिससे हम लोग उनको रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन, जो है हम लोग को कुछ चीजें जो हम लोग को ध्यान में देनी है, जिसमें सबसे पहला है मेक और बाय एम्प्लॉयज। मतलब कि यू नीड, दैट मीन्स कि फर्म जो है वो या तो डिसाइड करता है कि हम लोग लेस स्किल्ड एम्प्लॉय को करें, बुलाएं और उसके बाद उनको ट्रेन करें, या फिर आप स्किल्ड एम्प्लॉयज को बुलाओ, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को बुलाओ। अगर आप लेस स्किल्ड एम्प्लॉय को बुला रहे हो तो आपको यू हैव टू पे लेस, बट वहां पर आपका जो कॉस्ट है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जाएगी, उनके एजुकेशन प्रोग्राम में जाएगी। बट अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल्स को डेवलप करते हो तो उनके पे में आपकी कॉस्टिंग जाएगी। तो यू नीड टू डिसाइड कि वेदर यू कैन ट्रेन देम और वेदर यू नीड अ स्किल्ड एम्प्लॉय ओनली। फिर सेकेंड इज मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
फर्म ये तय करती है कि हमें कौन सा मेथड चूज करना है, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट या फिर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट. Such as the internet provides detailed information about the prospective candidates, और उसके बाद हम लोग उसमें से बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, इंडिविजुअल्स को चूज कर लेते हैं. ज्योग्राफिकल एरिया, नेक्स्ट डिसीजन ये होता है कि कहाँ से एम्प्लॉय को सर्च करना है. फर्म लुक्स फॉर दोज एरियाज जहां पर हैंडफुल ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, सो दैट उनकी जो सर्च कॉस्ट है वो कम हो जाए. ऑब्वियसली आप बाहर से कहीं एम्प्लॉयज को बुलाओगे, इफ दे हैव टू रिलोकेट इन योर ओन सिटी और स्टेट, तो वहां पर आपका कॉस्टिंग, दे विल आस्क फॉर मोर, दे डिमांड मोर सैलरी एंड देयरफॉर यू हैव टू गिव देम, क्योंकि आपको स्किल्ड कैंडिडेट्स की जरूरत है. इसीलिए ज्योग्राफिकल एरिया भी देखना बहुत जरूरी होता है. सर्चिंग में फिर दिक्कत आती है, लाइक यू न्यू कि लोकल पर्सन है तो लोकल पर्सन विल कम तुरंत, बट अगर आप कहीं दूर को बुलाओगे तो यू हैव टू शेड्यूल अ डे. ठीक है, यू शुड बी अवेलेबल, द पर्सन शुड बी अवेलेबल. देन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, टू मेन सोर्सेज होते हैं, इंटरनल जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एंड एक्सटर्नल दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. और आपको ये तय करना है कि कहाँ से कैंडिडेट को हायर करना है, वेदर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन करना है. अगर कोई हाई पोजीशन है तो आप जो लो पोजीशन वाले पीपल हैं उनको कुछ प्रमोशन दे सकते हो, ट्रांसफर दे सकते हो, या फिर आपको नए एम्प्लॉयज राइट फ्रॉम आउटसाइड यू हैव टू ब्रिंग आउट न्यू एम्प्लॉयज. देन कम्स द सर्चिंग कि हम ढूंढना शुरू करते हैं. अब इसमें एक बार जब स्ट्रैटेजी जो है वो प्रिपेयर हो गई है तो इसमें दो चीजें आती हैं दैट आर इंक्लूडेड, दैट इज सोर्स एक्टिवेशन एंड सेलिंग. सोर्स एक्टिवेशन मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को सर्च करना. सर्च फॉर द कैंडिडेट एक्टिवेट्स ऑन द एम्प्लॉय रिक्वेजिशन अनटिल एंड अनलेस जो लाइन मैनेजर्स हैं दे वेरीफाई द वैकेंसी एग्जिस्ट, मतलब जब तक वो ये बताते हैं कि अभी वैकेंसी है तब तक हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं. और उसके बाद जो फर्म है मस्ट जुडिशियसली सिलेक्ट द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन दैट सक्सेसफुली कन्वेज एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन. उसके बाद हम लोग सेलिंग में क्या आता है कि हम लोग ये तय करते हैं कि हमको कौन से मीडिया के थ्रू हम लोग की जो एडवर्टीजमेंट है वो सेल करनी है, इन द सेंस की वैकेंसी जो है उसको कहाँ पर पोस्ट करना है. तो इसके थ्रू हम लोग सर्चिंग शुरू करते हैं. फिर आता है स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट. इसका मतलब होता है कि एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना. ठीक है, जैसे आपके पास मान लो कि 100 ऑफ, जब आपने अप्लाई किया वाया सम वेबसाइट, तो आपके पास बहुत सारी सीवीज आ गई हैं. अब सबके सबको तो आप नहीं बुलाओगे, यू नीड टू स्क्रीन देम. तो आप क्या करते हो, फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले एम्प्लॉयज को शॉर्टलिस्ट करते हो. स्क्रीनिंग इज कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेक्शन and it is very important in recruitment process as well. This is because the selection process begins only after जो applications हैं वो scrutinize और shortlist कर दी गई हैं जॉब रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे. हो सकता है कि आपने वहाँ जो अपनी एडवर्टीजमेंट डाली हो उसमें आपने लिखा हो कि भाई हमें 3 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, लेकिन मान लो सब के सब आपको अप्लाई कर दिए, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर दिए, 3 साल वाले भी कर दिए, 1 साल का एक्सपीरियंस 6 महीने वाले भी आपको कर दिए. तो here this is your responsibility to decide or the organization is supposed to shortlist कि उसको कैसे लोगों की जरूरत है. Then this you can see कि आप एक particular employee को क्या कर रहे हो, उसमें से select कर रहे हो, shortlist कर रहे हो in the sense. Then comes evaluation and control. Evaluation and control is the last stage in recruitment process जहाँ पर validity और effectiveness of the process को check किया जाता है. ये जो स्टेज है ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पर यू नीड टू चेक कि जो भी आपको आउटपुट है क्या वो मिला है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट यू हैव इनकर्ड. कॉस्ट इनकर्ड मतलब जरूरी नहीं कि आप कहीं खर्चा आउटसाइड ही करो, बट दिस इज समथिंग कि आप अपना टाइम भी वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, जो भी आपके इंटरनल एम्प्लॉयज है उनको इन्वॉल्व कर रहे हो. तो वो भी एक काइंड ऑफ कॉस्ट है कि वो अपना बाकी काम छोड़ के इस काम में लगे हुए हैं. द रिक्रूटमेंट जो एक कॉस्टली प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें सैलरीज ऑफ रिक्रूटर्स, उनका टाइम स्पेंड, देन हम एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, प्राइस पेड फॉर द ओवर टाइम एंड आउटसोर्सिंग कि अगर वैकेंसीज जो है अनफिल्ड रह जाती है तो आप बाहरी किसी कंपनी को, प्लेसमेंट एजेंसी को बोलते हो कि भाई वो आपको दे वो आप उनको कुछ कमीशन दोगे तो ही वो आपको कोई कैंडिडेट देंगे. तो एक फर्म इज रिक्वायर्ड टू गैदर
all the relevant information to evaluate the performance of a recruitment process effectively. Okay, then next, अब आते हैं कुछ फैक्टर्स कि ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिक्रूटमेंट को असर करते हैं। जैसे मान लो सप्लाई और डिमांड, अगर जो सप्लाई है वो ज्यादा है, रिक्रूटमेंट विल बी इजी। अगर डिमांड जो है वो ज्यादा है, रिक्रूटमेंट विल बी डिफिकल्ट। ओके, तो इसी में ही हम लोग कुछ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स जो है उनको जानेंगे। सबसे पहले आता है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं। लाइक इसमें फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटिंग फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ये डिसाइड करता है कि वेदर जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। It will determine the destinations or enlistment and gives a structure to usage of a program। जैसे इसमें कुछ फैक्टर्स हैं कि आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी में क्या चीजें हैं जो आती हैं, द ऑर्गेनाइजेशन की नीड, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, द प्रेफर्ड सोर्सेज जो है रिक्रूटमेंट के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसमें आती हैं, पर्सनल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और रिक्रूटमेंट की कॉस्ट और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। फिर दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहले आप ये तय करते हो कि भाई कितना मैन पावर यू एक्चुअली नीड, उसी के अकॉर्डिंग यू विल एम्प्लॉय द पीपल। अगर एचआरपी आपने प्लानिंग अच्छे से की है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी इजी गोइंग हो जाएगा, नहीं तो इट विल बी डिफिकल्ट। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन फिल्टर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी रिक्रूटेड, और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है जो चाहिए। फिर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स ऑपरेशंस तो जाहिर सी बात है there will be much more hiring which will handle its operations। उसके बाद cost involved, recruitment process जो है it also counts the cost of the employer। that's why organizations या तो employer outsource करती हैं source of recruitment जो कि cost effective है organization के लिए। फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन विल यूटिलाइज एंड कंसिडर मोर वर्क फोर्स इन द इवेंट दैट इज ग्रोइंग इट्स ऑपरेशंस। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर आते हैं मेरे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है सप्लाई एंड डिमांड। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो पहली चीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, दे आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर विद इन एंड आउटसाइड भी एक एसेंशियल फैक्टर है। हमने पहले बताया था कि अगर सप्लाई ऑफ मैन पावर इज इजी तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी इजियर, और अगर डिमांड ज्यादा है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर आपको और कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी, कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को ढूंढने के लिए, गुड कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए। फिर लेबर मार्केट सेज की एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस where the organization is located will be affected by recruiting efforts of the organization। लेबर मार्केट ऑल्सो डिसाइड्स, मतलब जहां पर लेबर आपको इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, दैट ऑल्सो डिसाइड्स की वेदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज इफेक्टिव और नॉट। जिसमें उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गुडविल और इमेज ऑफ द कंपनी। डेफिनेटली अगर कंपनी की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है तो लोग भाग भाग करके आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अभी जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस में अगर वैकेंसी निकलती है तो लोग भाग भाग करके जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होने के लिए। लेकिन अगर वैसे कोई और ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज लेस पॉपुलर या फिर लेस, उसकी जो गुडविल है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर द पर्सन हैज टू डिसाइड कि भाई कैसे हम उनको ढूंढे। ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस और एक्टिविटीज जैसे कि गुड पब्लिक रिलेशंस हो गया, पब्लिक सर्विसेज हो गई, चैरिटी हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें फर्म को हेल्प करती हैं एक अच्छा गुडविल मेंटेन करने में। उसके बाद आता है पॉलिटिकल, सोशल और लीगल एनवायरनमेंट भी डिसाइड करता है। अगर जो मान लो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट गवर्नमेंट कंट्रोल्स फॉरबिडिंग सेपरेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग एंड वर्क हैव कोऑर्डिनेट इफेक्ट ऑन द एनलिस्टिंग प्रैक्टिसेस, कि अगर आपका जो गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस है वो भी, मतलब गवर्नमेंट की जो भी वो है द रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और अगर वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन भी अगर अच्छी नहीं है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, तो फिर रिक्रूटमेंट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट रेट।
एट द पॉइंट जहां पर ऑर्गेनाइजेशन इज इन मेकिंग न्यू जॉब्स, वहां पर ओवर सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड वर्क जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के आ जाता है। यू हैव टू, मतलब नई अगर नई वैकेंसीज निकल रही हैं या लोग रिटायर नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट लीविंग द जॉब्स, दे आर नॉट स्विचिंग, तो उस टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा हो जाता है। फिर कॉम्पिटिटर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो होते हैं ऑफ कॉम्पिटिटर्स वो भी अफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को। उनको अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज और मैनुअल्स को चेंज करना चाहिए एज पर द थिंग्स ऑफ द कॉम्पिटिटर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। कुछ नहीं समझ में आए, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।